Hello guys, welcome to our YouTube channel Jyoti ki class. I hope guys you all are very happy. Now let's start our new topic, that is difference between HRD and HRM. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। HRM और HRD के बीच में क्या है डिफरेंस दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये मैंने ना सबके बेसिस बना लिए हैं, तो आप ज़रा ये नोट कर लेना। वीडियो पॉज करके मैंने ये सभी के बेस बना दिए ताकि आपको इजी रहे डिफरेंस याद करने में इनके। तो फर्स्ट पॉइंट आता है एस्पेक्ट, यानी मतलब ये किससे रिलेट करते हैं, किसके साथ डील करते हैं। तो HRM में क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, उनके जितने भी फंक्शन होते हैं, सबके साथ डील की जाती है। और HRD में सिर्फ डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट पार्ट है ना, सिर्फ उनके साथ डील किया जाता है। फिर आता है स्कोप। स्कोप का मतलब कहाँ तक फैला हुआ है। तो HRM जो है वो ब्रॉडर स्कोप है, बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है इसका। और HRD तो HRM का ही पार्ट है। फिर आता है कंसर्न, मतलब किससे रिलेट करता है। इट इज़ कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल और रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो मैनेजमेंट होता है, पीपल को मैनेज करना, या जो रिसोर्सेज है उन्हें मैनेज करने से रिलेट करता है। और इसमें ये इट इज़ कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो कंपनी में रिसोर्स होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट कैसे की जाए उनसे रिलेट करता है। फिर आता है फोकस, यानी ये किस पे फोकस करता है। जो HRM है ना, उसका ये फोकस होता है कि कैसे अलग अलग टाइप के जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। फिर आता है HRD। HRD जो है वो ये फोकस, उसका फोकस रहता है कि एम्प्लॉय को टीच करना, ये बताना कि कैसे उनकी डेवलप हो सकती है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। फिर आता है फंक्शन। HRM में स्टाफिंग फंक्शन से डील किया जाता है, जबकि इसमें डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से रिलेट किया जाता है, वो फंक्शन इंक्लूड होते हैं। और HRM में क्या क्या इंक्लूड होता है, रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और इसमें इंक्लूड होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड कोचिंग। गाइस जो पीछे वॉइस आ रही है उसे अवॉइड करना, सॉरी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। HRM में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो मतलब इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जबकि इसके केस में जो है वो इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेट भी, मतलब इंटरडिपेंड भी है और इंटर रिलेट भी करता है, डिपेंड भी है और रिलेट भी है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब जो HRM में है उसमें फंक्शन कैसे होते हैं मोस्टली, इसमें फंक्शन जो है वो मोस्टली फॉर्मल होते हैं, और इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे कि एक मेंटोरशिप होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल में भी जो भी हो सकता है कोई भी। फिर आता है लास्ट प्रोसेस। ये एक रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। ये नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग कर दी तो देन वो काम हमारा ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये रूटीन फंक्शन होता है, रूटीन में किया जाता है। और HRD क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली से करते ही रहते हैं। आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ह्यूमन रिसोर्स के क्वालिफिकेशन, वैसे तो मेनली क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी हम कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑल कंपनी, सभी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कि जो HR मैनेजर है एज ही कैरी आउट सेवरल, कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में करे ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। जो नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है HR मैनेजर की, वो अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। तो HR मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो कैपेबल, जो सही होते हैं रिसोर्सेज, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपरली पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो HR मैनेजर एंड प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बिकमिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। कुछ सेवरल टाइटल्स सिनोनियम्स हैं HR मैनेजर के, कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स मेंशन हैं। HR एग्जीक्यूटिव हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, मैनेजर बिजनेस HR, स्टाफिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज कंसल्टेंट।
एट प्रेजेंट ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेल क्वालिफाई और एक्सपीरियंस पर्सन को ही वो प्रेफर करती है एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करते हैं कि मैनेजर में ना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमबीए विद एचआर स्पेशलाइजेशन के साथ होनी चाहिए और अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस भी उनका होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन वो मांगता है, तो नीचे दे रखा है, ये बस आप रीड कर लेना, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, वैसे भी पेपर में ये आते नहीं है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एचआर मैनेजर में। तो जो एचआर मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन को मैनेज करता है, वो मतलब बहुत सारे रोल को परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। जैसे कि वो बहुत सारे रोल ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन करना या सरप्लस एम्प्लॉय को सेपरेट अलग अलग करना ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे वो फंक्शन यहाँ करता है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, सबसे पहले है नॉलेज। तो एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एचआर मतलब जो डाइवर्स एचआर टास्क है उसे मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होनी चाहिए एचआर मैनेजर के लिए। वो एज अ प्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपर्ट, कंपनसेशन, लेबर रिलेशन एक्सपर्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब स्पेशलिटी उसकी होनी। मतलब अगर वो एचआर मैनेजर बन रहा है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके अंदर ना वो सारी नॉलेज होनी चाहिए जो एक एचआर मैनेजर में एक ऑर्गेनाइजेशन मांगती है। तो उसमें अफेक्टिव नॉलेज जिस एरिया में मतलब वो काम करे, चाहे वो मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, लो बिहेवियरल साइंस हो, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, मतलब फाइनेंस, सबसे रिलेटेड उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम किसी कंपनी बैंक वगैरह, जैसे हमने बैंकिंग की जॉब कर रहे हैं, तो बैंकिंग में तो नॉलेज तो होनी चाहिए हमें, कैसे हमने अकाउंट्स बनाने हैं या फिर इधर से मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके बारे में हमें सारी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। हमें अगर नॉलेज होगी, हमारे अंदर ये क्वालिटी होंगी, तभी कोई हमें अपनी कंपनी में रखेगा, बैंकिंग में हम जाएंगे। तो उसमें वो सारी नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल जॉब से रिलेटेड सारी नॉलेज उसके अंदर होनी। फिर उसके बाद आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब जो मेंटल एप्टीट्यूड होता है टू प्रॉपरली रियलाइज, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन अराइज हो रही है, तो उससे रिलेटेड उसके नेचर को अच्छे से पढ़ना, मेंटल एप्टीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर, ताकि वो तुरंत उसका सल्यूशन वहाँ पर वो दे सके। तो ये जो टेक्टफुली डीलिंग होती है ना, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद टेक्टफुली डीलिंग विद अदर्स। HR manager should be intelligent to recognize the position quickly and act decisively before it become uncontrollable। HR मैनेजर इतना इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए कि वो एक पोजीशन को क्विकली बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करे और कोई भी मतलब उस सिचुएशन को अनकंट्रोल होने से पहले ही उसका वो मतलब सल्यूशन वहाँ पर ला कर उसे दे, इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, that HR manager should have analytical skill with ability to identify system strength और weakness, सबको आइडेंटिफाई करने की इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए, स्किल तो होनी चाहिए, तभी कोई हमें अपनी कंपनी में रखेगा। फिर आता है लीडरशिप। लीडरशिप की भी कैपेबिलिटी वहाँ पर उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब इतनी एबिलिटी हो कि वो जहाँ पर वो मतलब HR मैनेजर है, वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन्हें वो मोटिवेट करे, डायरेक्ट करे, एंथ्यूज़म क्रिएट करे, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करे। मैनेजर आर सपोज टू बी लीडर और ऑर्गेनाइजेशन गोज नोवेयर, तो उसे एज अ लीडर सपोज किया जाता है। वो सारे ही मस्ट हैव नेसेसरी स्किल टू कॉन्स्टेंटली मोटिवेट, उसके अंदर इतनी स्किल तो होनी चाहिए कि वो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करे कि वो और ज़्यादा एफर्ट करे, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे ऑब्जेक्टिव अचीव करें और ज़्यादा अचीवमेंट हम ऑर्गेनाइजेशन में करें, उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होए। तो HR मैनेजर शुड हैव कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल, तो इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉय को गोल्स और टारगेट के अचीवमेंट के प्रति उन्हें इन्फ्लुएंस करे, अफेक्ट करे, उन्हें मोटिवेट करे। उसमें एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर रेप्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है वो मेंशन की गई है, इसमें कुछ लीडरशिप से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज़ वगैरह बताई गई है कि HR मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। टेक इनिशिएटिव, जो चैलेंजेस वगैरह आइडेंटिफाई करने में वो इनिशिएटिव लेना चाहिए।
कैपेबल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली विद लिटिल डिसीजन ऑन प्रोजेक्ट और कैपेबल होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंटली वो काम कर सके कम डायरेक्शन के साथ प्रोजेक्ट में और नए नए इनिशिएटिव के साथ। लीडरशिप रोल्स को एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड मेंटोर विद प्रोजेक्ट, ये उसमें क्वालिटीज़ बताई गई कि क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। फिर आता है डिसीजन मेकर। मैनेजर शुड पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब एनालिटिकल एबिलिटी, गुड जजमेंट होनी चाहिए। अच्छा मैनेजर जो वो स्ट्रेटेजिक प्लानर की तरह काम करे, जो ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड डिसीज़न लेता है और अपनी टीम को डिसीज़न भी बताता है, डायरेक्शन भी देता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो डिसीज़न मेकिंग में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे ही वो डिसीज़न ले अपने, इतनी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। वो फटाफट डिसीज़न ले और प्रॉपर डिसीज़न ले, कोई भी गलत डिसीज़न वहाँ पर वो ना ले, किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट उस डिसीज़न का ना पड़े। इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए एचआर मैनेजर में। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। एचआर प्रोफेशन जो है वो एक यूनिक होता है। इसका सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट क्या होता है कि एचआर मैनेजर जॉब इज़ एबिलिटी टू डिस्प्ले, मतलब ऑब्जेक्टिवली और फेयरनेस, मतलब किसी के साथ वो भेदभाव ना करने, बायसनेस ना करे, बिल्कुल फेयर डिसीज़न वहाँ पर ले। ये ना देखे वो मेरा मतलब उसका रिलेटिव लगे तो वो ऐसा करे, नहीं ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव और फेयर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के प्रति वो सच्चा होना चाहिए। बायसनेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ना तो वो प्री वर्कर ना प्रो मैनेजमेंट करे। वो फेयरली और इक्वली ट्रीट, मतलब जितने भी एम्प्लॉय है ना उनको सबको इक्वल वो ट्रीट करे, ये नहीं भेदभाव करे वो हमारा ये लगता है ये वो नहीं। और वो स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर। और एम्प्लॉय को हायर करे, ट्रेन करे और उनकी परफॉर्मेंस को एब्जॉर्व करें, परफॉर्मेंस कंडक्ट करे, स्टैंडर्ड प्री स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को ये सब काम करें। फेयरनेस होना चाहिए हर एक सिचुएशन में, कोई पर्सनल फीलिंग उसकी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए कोई भी जजमेंट करने में। एजुकेशनल स्किल, उसके अंदर प्रोफेशनल लर्निंग और टीचिंग स्किल भी होनी चाहिए ताकि वो जो वहाँ पर एम्प्लॉय काम करें उन्हें टीच कर सके और उन्हें बता सके किसी भी चीज़ के बारे में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ पर हो। कम्युनिकेशन स्किल, उसमें एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ काम ही नॉलेज इंटेलिजेंसी ये सब हो, कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात को आगे बता सके, अपनी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज वो कमांड दे सके। और एक मैनेजर है उसका काम क्या होता है कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके काम करना, तो कम्युनिकेशन स्किल तो यहाँ पर होनी ही चाहिए। एक एचआर मैनेजर होने के नाते अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि वो अपने आइडिया को एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सके और उन्हें मोटिवेट करे कि वो और ज़्यादा अच्छे से ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी वो करवाता है यहाँ पर। एक गुड नॉलेज एज वेल एज प्रेजेंटेशन स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। फॉर मैनेजर, जो एचआर मैनेजर है ना उसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल उसमें होनी चाहिए ताकि वो कोऑपरेट करे एम्प्लॉय के साथ, उसके लिए भी बेनिफिट है ये और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट होगा। फिर आता है एग्जीक्यूटिव स्किल। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि टाइमली और प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को। अगर देरी हो जाएंगी तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लेट इम्प्लीमेंट करें, क्या फ़ायदा जब वो चीज़ ही चली जाए जिससे रिलेटेड हम पॉलिसीज़ या प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि और ज़्यादा अच्छे से पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए। ह्यूमन स्किल, दिस रेफर्स टू द एचआर मैनेजर सक्सेसफुल डीलिंग विद एम्प्लॉय, मतलब कितने अच्छे से वो मतलब बात करता है एम्प्लॉय के साथ, वो रेफ़र करता है इसे। ह्यूमन स्किल उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को वो देखे सिचुएशन का, वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस सिचुएशन को देखे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि ये प्रॉब्लम सही है। जो मतलब एम्प्लॉय है ना उसके ओपिनियन, सेंटिमेंट और वैल्यूज़ को सबको वो ना थोड़ा इज्जत दे, उनकी सबकी बातों को वो सुने।
ही शुड नॉट हैव एनी, कोई इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए उनके, मतलब कोई भी पास्ट बिहेवियर अच्छा मतलब उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उसके बेस पे वो कोई ऐसी चीज़ें ना करे। वो हमेशा रेशनल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए उस चीज़ के प्रति। फिर आता है अप्रोचेबल एंड compensate. HR manager should be easily approachable और compensate to the problem, मतलब easily approachable वो होए प्रॉब्लम के प्रति। ओपन डोर पॉलिसी उसके पास होनी चाहिए, जो भी विलिंगली उससे मीट कर सके, मतलब बहुत अच्छा उसका बिहेवियर वहाँ पर होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को वहाँ पर सुने और उन इशू को सॉल्व भी करे। वो प्रॉब्लम एट वर्क एडवर्सली अफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की जो जॉब परफॉर्मेंस है उसे अफेक्ट करते हैं। अगर जो प्रॉब्लम उसके काम पे आ जाती है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एचआर मैनेजर अनअप्रोचेबल है, उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा है, तो वो डीमोटिवेट होंगे, जॉब डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रिटेंशन ऑफ जो एफिशिएंट और कैपेबल एम्प्लॉई है वो छोड़ के चले जाएंगे, यही लेबर टर्नओवर रेशियो वहाँ बढ़ जाएगी। अप्रोचेबल मतलब उनकी प्रॉब्लम को वो सुने और उन मतलब इंटरेस्ट दिखाए और उनकी प्रॉब्लम को वो फटाफट सॉल्व करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, रिटेंशन ऑफ मतलब एक्सपीरियंस और एफिशिएंट एम्प्लॉय को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो वो ओनली भी सिर्फ वो अप्रोचेबल ना हो, एम्फेटिक भी हो प्रॉब्लम के प्रति। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल। एचआर मैनेजर जो है वो हर एक लेवल के पर्सन्स के साथ डील करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। वो ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें इंगेज होता है, इंटरव्यू लेता है, सिलेक्शन करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करता है, फिर एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर टॉप मैनेजमेंट एडवाइस देता है, अदर डिपार्टमेंट हेड को एडवाइस देता है। ये सब इंटरपर्सनल स्किल भी एक पर्सन के अंदर होनी। एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉय, ये सभी एक्टिविटी क्या है, इन सभी एक्टिविटी के लिए एक अच्छी इंटरपर्सनल स्किल उसके पास होनी चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशेंट, इंटरपर्सनल स्किल के प्रति वो प्रोफिशेंट होने चाहिए ताकि वो पीपल को आउटसाइड या इनसाइड अच्छे से वो हैंडल कर सके। फिर आता है लिमिटेशन क्या होती है। एचआर मैनेजर को एक मतलब जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी का एक नया नाम वहाँ पर कंसीडर किया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल डिपार्टमेंट को रीडिज़ाइन करके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कर दिया गया है। मतलब उनके एटीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आया मैनेजमेंट के प्रति, बट जस्ट उसके नेम से ही तो उसका पर्पस तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो फिर आता है एचआरएम में ना जो टॉप मैनेजमेंट है ना वो सपोर्ट नहीं करते, तो उसका सपोर्ट की वहाँ पर कमी होती है। अगर जो टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वो पैसिव ही रहता है इम्प्लीमेंट के प्रति, तो बिना टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट वहाँ पर हम एंटिसिपेट या अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो स्क्यूलर 2000 है उसके अकॉर्डिंग रियलिटी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को आर ट्रीटेड बाय अदर मैनेजर है सेकंड क्लास सिटीजन वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, जिनका रोल सप्लायर का होता है, पर्सोनल के जो सप्लायर होते हैं उनका होता है। HRM should assess the development need of human resource or the people of organization। जो डेवलपमेंट नीड्स होती है उन्हें वो असेस करता है, पीपल्स की या रिसोर्स की जो डेवलपमेंट होती है। देयर नीड शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड, जब भी पॉलिसी को फ्रेम करते हैं तो उनकी नीड्स को वो ध्यान में रखता है। ये बहुत ही कम किया जाता है। इट एंड अप विद ट्रेनिंग, कुछ एम्प्लॉय को ट्रेन करके ये ख़त्म कर दिया जाता है ये सिलसिला। एचआर मैनेजर जो है वो एक मैनेजर का रोल प्ले करता है बिजनेस में। इट सिग्निफाई दैट एम्प्लॉय शुड रिप्रेजेंट देमसेल्फ एंड गिव राइज टू कन्फ्लिक्ट। इसमें ये इम्पोर्टेंस दी जाती है कि एम्प्लॉय अपने आप को रिप्रेजेंट करे और जो कन्फ्लिक्ट है वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में भी यहाँ पर ना बढ़ जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की जो इश्यूज होते हैं उन्हें रिसॉल्व करते ही नहीं, बॉदर ही नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन की वहाँ पर कमी होती है बहुत ज़्यादा। माइग्रेटरी करेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो हैम्पर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो माइग्रेटरी करेक्टर होता है ना, मतलब हर मतलब बदलता ही रहता है, तो उसके इस बिहेवियर की वजह से
जो ग्रोथ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वो अच्छी नहीं होती है। जब वर्कफोर्स शिफ्ट करते रहते हैं तो इनडिफरेंस आ जाता है पॉलिसी से रिलेटेड। जैसे माइग्रेट नहीं करते हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री या वन प्लेस से अनदर प्लेस में, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस ये चैप्टर इस यहाँ पर फिनिश हो जाता है फर्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर। नाउ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर मैंने कहीं पर भी कुछ गलत बताया हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।